Hello dear students, today I welcome you in the channel Advanced English Academy and this is your personal classroom. Okay, and here you will get explanation of all English textbooks prescribed by ICSE and CBSE and you will also get the grammar solutions. अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है ग्रामर का है या फिर लिटरेचर का है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के हमसे पूछ सकते हैं एंड आई विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू, डेफिनेटली आई विल टेल यू. और अगर कोई सजेशन भी है वीडियो को लेकर के और किसी टॉपिक को आपको नहीं समझ में आ रहा है, उस टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज़ मेंशन इन कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन प्रोड्यूस दैट वीडियो फॉर यू. ओके, सो लेट अस गो फर्दर. तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 8 द ब्लू बीड which is taken from ICSE book Treasure Trove, okay, which is written by Nora Burke. Nora Burke एक फॉरेन राइटर हैं बट इंडिया में काफ़ी टाइम बिताया था इन्होंने. लेट अस टॉक लिटिल बिट अबाउट Nora Burke. So Nora Burke was a well-known English novelist and non-fiction writer famous for her descriptions of life in India during the early 20th century. Her father was a forest officer in India and her early childhood was spent traveling through the Indian forests, often on elephant back. She drew inspiration for her writing from these early experiences. टेक्स्ट बहुत क्लियर है, इसका मतलब यही है कि ये अर्ली 20th सेंचुरी की राइटर रह चुकी हैं और इनके फादर इंडिया के फॉरेस्ट ऑफिसर थे तो बचपन में काफ़ी हद तक इनको मिला था समय और मौका, अपॉर्चुनिटी ये एलिफेंट के ऊपर बैठ करके ये इंडियन फॉरेस्ट को ट्रैवल करना, देखना, घूमना, एंजॉय करना और वहीं से उनको इंस्पिरेशन मिला कि अपनी राइटिंग को वो लिख सकती है. फर्दर देखते हैं. इन द ब्लू बीड बर्क पेंट्स अ vivid graphic picture rich in detail of an exciting jungle adventure and encounter between Sylvia, a 12-year-old girl, and a crocodile. As an everyday event, Burke makes skillful use of suspense and detailed visual images that make the story come alive for the reader. Yes, I love this chapter very much. Why? Because Nora Burke gives a detailed information description about each and everything. मे भी क्रोकोडाइल के बारे में बताती हैं तो ऐसा रीडर को फील होने लगता है कि कैसा क्रोकोडाइल होगा. और सीबिया के बारे में जब इंफॉर्मेशन मिलती है, वो 12-year-old गर्ल, ठीक है, एक वुमन चाइल्ड है, इमेच्योर वुमन चाइल्ड, तो बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन है. और आइए देखते हैं आगे चैप्टर में, ठीक है. द स्टोरी एंड्स ऑन अ नोट ऑफ अ ड्रामेटिक आयरनी व्हेन सीबिया exclaims, something did, I found a blue bead for my necklace, look. इसमें यहाँ पे एक जगह बात की गई है कि एवरीडे इवेंट, सीबिया जो कि जंगलों में पली बड़ी है, ओके, उसको एक क्रोकोडाइल बहुत फेरोसियस है, ठीक है, बहुत ही डेंजरस क्रोकोडाइल है, काफ़ी बड़ा क्रोकोडाइल है, उसको मारने के बाद वो ज़रा भी हीरोइक फील नहीं करती. और हम लोग अगर ज़रा भी कुछ ऐसा करेंगे तो 10 जगह जाके बताते हैं, सोशल मीडिया पे अपडेट करते हैं. लेकिन उस बच्ची के अंदर एक इनोसेंस भी है, काफ़ी इनोसेंस उसने शो किया है इसमें, ठीक है. एक ड्रामेटिक आयरनी है कि वो क्रोकोडाइल को मारती है फिर भी वो ब्लू बीड के लिए शो करती है कि उसके नेकलेस के लिए वो काफ़ी काफ़ी होती है. तो आगे हम सीखेंगे चैप्टर में. आइए बात करते हैं द ब्लू बीड चैप्टर 8 बाय नोरा बर्क. From deep water came the crocodile, out of black, curved with whirlpools, and into the frill of gold shallows by the stepping stones. Here, Nora Burke introduces that crocodile. From deep water came the crocodile. Means crocodile used to stay or live in a deep water, and it comes out of black, curved with whirlpool. जब वो बाहर निकलता है तो whirlpool means सर्कुलर मोशन टाइप का बन जाता है, ठीक है. और इनटू द फ्रिल ऑफ गोल्ड साइलोज, फ्रिल मीन्स होता है डिस्क, तो वहाँ पे गोल्ड साइलोज गोल्ड क्यों है, शायद जब भी पोएट ने इसका सीन का डिस्क्रिप्शन लिया हुआ है उस समय हो सकता है सनसेट या सनराइज हो रहा हो तो सन की रेज उस पर पड़ रही थी रिवर पे, दैट इज़ वाई इट वॉज
गोल्डन कलर शैडोज बाय द स्टेपिंग स्टोन्स, वहाँ पे स्टेपिंग स्टोन्स हैं जैसे कि क्रोकोडाइल निकल के आते हैं. So he was twice the length of a tall man, and inside him among the stones which he had swallowed to aid digestion rolled a silver bracelet. What was the length of the crocodile? Yes, it was twice the length of the tall man. Double है पूरा उसका, है ना. And inside him, उसके अंदर क्या है? Among the stones which he had swallowed to aid digestion rolled a silver bracelet. उसके पेट के अंदर एक सिल्वर ब्रेसलेट भी है जो उसे डाइजेस्ट करना है. अब ये सिल्वर ब्रेसलेट कहाँ से चला गया? ऐसा आप बोल सकते हैं कि जो क्रोकोडाइल है उसने किसी डेड बॉडी को निगल लिया है, खा लिया है. तो उस डेड बॉडी के साथ साथ जिस डेड बॉडी ने पहना होगा सिल्वर ब्रेसलेट वो उसके पेट में चला गया है. ठीक है, इनसाइड हिम, उसके अंदर जा चुका है, तो वो डाइजेस्ट कर रहा है. ठीक है, आगे चलते हैं. ये है, समझ लीजिए, इस टाइप का फेरोसियस क्रोकोडाइल है. देख लीजिए, बहुत ही लंबा चौड़ा सा है. इसी टाइप का क्रोकोडाइल होगा. मैंने पिक्चर कहीं से ले लिया है आपको समझाने के लिए. So timber was being floated down this great Indian river from forest further up, and there were sleepers lying stuck around the stones until someone came to dislodge them and send them on their way, or until floods lifted them and jostled them along. The crocodile had no need to hide himself. ये जो डिस्क्रिप्शन है ये टिम्बर के मार्केट के लिए है. एक्चुअली टिम्बर वॉज बीइंग फ्लोटेड डाउन. टिम्बर वॉज बीइंग फ्लोटेड डाउन बाई समवन. इट इज़ रिटन इन पैसिव वॉइस. ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है कि वहाँ पे लॉग्स थे, टिम्बर्स थे, उसको फ्लोट करके ट्रांसपोर्ट किया जाता था एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ. ठीक है, इंडियन रिवर में ऐसा होता है, फॉरेस्ट फर्दर अप. लेकिन वहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ स्लीपर्स ऐसे थे जो स्टक हो गए थे, फंस गए थे स्टोन्स में. ओके, अराउंड स्टोन्स. और वो तब तक फंसे रहते जब तक कि until someone came to dislodge them, कोई आता था और उन्हें डिसलॉज करता था, फ्री करता था और सेंड करता था, सेंड देम ऑन देयर वे. या तो फ्लड आता था, अगर फ्लड आ जाए, बारिश हो जाए, तो वो ऊपर अपने आप उठ जाता था लहरों में, और एंड जोसल देम अलॉन्ग, और उन्हें धक्का दे करके आगे बढ़ा देता था. ठीक है, तो ऐसा कुछ सीन था जहाँ पे क्रोकोडाइल हैड नो नीड टू हाइड हिमसेल्फ. वहाँ पे क्रोकोडाइल को हाइड होने की ज़रूरत नहीं होती थी. वो बिल्कुल आता था तो लगता था कि बिल्कुल छुपा ही हुआ है. ओके, ही केम टू रेस्ट इन द ग्लासी सैलोज अमंग लॉग्स एंड बैलेंस्ड देयर ऑन टिप-टो ऑन द रिपल्ड सैंड विद ओनली हिज रेज्ड आइज आउट ऑफ द वाटर एंड रेज्ड नोस्ट्रिल ब्रीदिंग द क्लीन सनी एयर. और वो अक्सर वहाँ पे आता था. ग्लासी सैलोज का मतलब बहुत ही साफ़ सुथरा पानी है वहाँ पे, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है वहाँ पे. ठीक है, उन लॉग्स के बीच में आता था, अपने आप को बैलेंस करता था. रिपल सैंड मतलब डिज़ाइन पैटर्न बना हुआ सैंड पे. और टिप टॉक का मतलब द वेरी साइलेंटली, विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स, विदाउट डिस्टर्बिंग एनी अदर क्रिएचर और एटमॉस्फेयर, ही साइलेंटली कम्स एंड stays or balanced himself just with only his raised eyes out of the water and raised nostrils breathing the clean sunny air. आपको पता है raised eyes का मतलब क्या हुआ? वाटर से सिर्फ उसका आइज दिखेगा और नोस्ट्रिल दिखेगा, बिल्कुल इस तरीके से. देखिए, इसमें इसके आइज दिख रहे हैं और नोस्ट्रिल दिख रहे हैं, जिससे वो अच्छी तरीके से ब्रीथ कर सके. ठीक है, सनी एयर को, और अपने शिकार को देख सके, अपने प्री को देख सके. ठीक है, तो आगे चलते हैं. Around him, broad sparkling water travelled between cliffs and grass and forested hills. A jungle track came out of scrub each side and down to the sun, whitened stepping stones on which a little flycatcher was flirting and drilling along. Nora Burke again is giving description about the surrounding area. ठीक है, around him, broad sparkling water travelled, जो between cliffs and grass एंड फॉरेस्टेड हिल्स. जो फॉरेस्टेड हिल्स हैं, बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से आप समझ लीजिए कि स्पार्कलिंग वाटर ट्रैवल कर रहा है, मतलब एक फ्लो ऑफ रिवर है. ठीक है, और जंगल का जो ट्रैक है वो स्क्रब से दोनों साइड से आया हुआ है, जहाँ पे सन, वाइट एंड स्टेपिंग स्टोन्स, जहाँ पे सन की रेज स्टेपिंग स्टोन्स को बिल्कुल हीट करती होंगी. ठीक है, जिसपे लिटिल फ्लाई कैचर एक टाइप का बर्ड होता है, विच वॉज फॉर फ्लर्टिंग एंड ट्रिलिंग अलॉन्ग, जो वहाँ पे एंजॉय कर रहा है प्लेजेंटली. ठीक है, ट्रिल कर रहा है, यानी साउंड कर रहा है, एंड ही इज मे बी ट्राइंग टू गेट हिज प्री. राइट,
The mugger crocodile, blackish brown above and yellow white under, lay motionless, able to wait forever till food came. This antediluvian sovereign, this prehistoric juggernaut, ferocious and formidable, a vast force in the water, propelled by the unimaginable and irresistible power of the huge tail, lay lapped by ripples, a throb in his throat. Yes, यहाँ पे बहुत सारे एडजेक्टिव्स यूज़ किए गए हैं जिसका मैंने वर्ड मीनिंग ऑलरेडी लिख दिया है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। बिल्कुल इस टाइप का एक मगर है। एक्चुअली मगर इंडिया में क्रोकोडाइल को मगर कहते हैं या फिर घड़ियाल कहते हैं, ठीक है। ये ब्लैकिश ब्राउन है ऊपर साइड में और अंदर कैसा है वो येलोई वाइट। येलोई वाइट मीन्स थोड़ा सा येलो वाइट करके है कॉम्बिनेशन अंडर साइड में। ले मोशनलेस, वो बिल्कुल हिलता नहीं है, एब्सोल्युटली मोशनलेस है। एबल टू वेट फॉर एवर टिल फूड केम, ही वेट्स फॉर द फूड टू कम टू हिज प्लेस, ही विल नॉट मूव, ही विल बी मोशनलेस। और ये कैसा है, एक एंटीडिविलियन मतलब जिगैंटिक, काफ़ी जिगैंटिक बड़ा लिजर्ड है या सोवरियन है। इट्स अ काइंड ऑफ लिजर्ड या रेप्टाइल ग्रुप को सोवेरियन बोलते हैं, सोवरियन। एंड दिस प्री हिस्टोरिक जगरनॉट, फेरोसियस, फॉर्मिडेबल, ठीक है। फेरोसियस एंड फॉर्मिडेबल का मतलब होता है वेरी हैवी, वेरी एग्रेसिव। फॉर्मिडेबल मीन्स द पर्सन हु क्रिएट्स फियर फॉर अदर, फियर क्रिएटर यू कैन से। अ वास्ट फोर्स इन द वाटर, प्रोपेल्ड बाय द अनइमेजिनेबल एंड इरेजिस्टिबल पावर ऑफ द ह्यूज टेल। जब वो अपना ह्यूज टेल पावरफुली वहाँ से प्रोपेल करता है, यानी जसल करता है, धक्का देता है, तो एक बहुत ही वो वाटर में फोर्स लगता है जिसको रेजिस्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। और वो रिपल्स पे बैठा हुआ है, बिल्कुल थ्रॉब इन हिज थ्रोट, अपने थ्रोट में एक वाइब्रेशन के साथ, मतलब फूड आएगा तो वो खाएगा। इस टाइप से ये चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। हिज माउथ रनिंग ऑलमोस्ट द होल लेंथ ऑफ हिज हेड was closed and fixed in that evil bony smile, and where the yellow underside came up to it, it was tinged with green. उसका जो माउथ है वो लगभग ऑलमोस्ट द होल लेंथ ऑफ हिज हेड, उसका जो माउथ है पूरा हेड का पूरा लेंथ है। एंड फिक्स्ड इन दैट एविल बोनी, बोनी का मतलब होता है बोन लाइक स्माइल, आपको देखने में लगेगा बिल्कुल मुस्कुराता हुआ जैसे मगरमच्छ के आंसू। एंड वेयर द येलो अंडर साइड केम अप टू इट, इट वॉज टिंज्ड विद ग्रीन, अगर वो जब बाहर आता है तो थोड़ा थोड़ा वो लाइट ग्रीन कलर का दिखता है। फ्रॉम द डे परहैप्स 100 years ago when the sun had hatched him in a sandbag and he had broken his shell and got his head out and looked around, ready to snap at anything before he was even fully hatched. From that day, when he had at once made for the water, ready to fend for himself immediately, he had lived by his brainless craft and ferocity. अब यहाँ पे नोरा वर्क कहती हैं कि डिस्क्रिप्शन दे रही हैं कि कैसे वो पैदा हुआ था। वो कहती हैं perhaps 100 years ago, means she is not confirmed, she is simply taking a guess, she is assuming कि मे बी वो 100 साल पहले की बात होगी कि when the sun had hatched him in a sandbag, he was hatched means laid by his mother and hatched by son on sandbag and he had broken his shell, उसने खुद अपने सेल को ब्रोक किया था and got his head out and looked around, तुरंत अपना सर बाहर निकाल करके चारों तरफ देखा होगा। एंड रेडी टू स्नैप एट एनीथिंग बिफोर ही वॉज इवन फुल्ली हैस्ड। देखिए ये डिस्क्रिप्शन ये बताता है कि अगर वो पूरी तरीके से हैस्ड भी नहीं था तो भी वो स्नैप करने में आगे था, मतलब उसको रेडी टू स्नैप, ही वॉज रेडी टू स्नैप मतलब रेडी टू कैच हिज प्री। ओके, फ्रॉम दैट डे व्हेन ही हैड एट वंस मेड फॉर द वाटर, और जिस दिन जब उस वाटर की तरफ गया होगा, भाई वो सैंड बैंक में निकलेगा, हैच किया जाएगा, तब वो वाटर की तरफ जाएगा। और जब वाटर की तरफ जा रहा था तो रेडी टू फेंड फॉर हिमसेल्फ इमीडिएटली, अपने आप को डिफेंड करता था इमीडिएटली। कहाँ से? ही हैड लिव्ड बाय हिज ब्रेनलेस क्राफ्ट एंड फेरोसिटी, राइट। एंड escaping the birds of prey and the great carnivorous fishes that eat baby crocodiles, he had prospered, catching all the food he needed and storing it till putrid
in holes in the bank, tepid water to live in, and plenty of rotted food grew him to his great length. यहाँ पे नोरा बर्ग कहती हैं कि he had lived by his brainless craft and ferocity. उसने जिस वायलेंस से, जिस तरीके से रहा वहाँ पे, वो एक ब्रेनलेस क्राफ्ट था, मतलब उसको ब्रेन लगाने की ज़रूरत नहीं थी, राइट. एंड वो जब वाटर के लिए जा रहा था तो किससे अपने आप को स्केप करता है? स्केपिंग द बर्ड्स ऑफ प्री. कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जब क्रोकोडाइल के बच्चे या फिर टर्टल के बच्चे सैंड बैंक से जब रिवर की तरफ या सी की तरफ जाते हैं तो बर्ड्स उन्हें खाते हैं, उनके बच्चों को. तो उनको भी स्केप करते हुए द ग्रेट कार्निवोरस फिशेस, जब वो अंदर जाते हैं तो वहाँ पे उनको खतरा कम नहीं होता. वहाँ पे फिशेस होते हैं जो कार्निवोरस होते हैं, जो क्रोकोडाइल को खा जाते हैं, क्रोकोडाइल के बच्चे को, बड़ी बड़ी फिश होते हैं, उन लोगों से भी स्केप करते हुए निकलता है. एंड ही हैड प्रॉस्पर्ड. प्रॉस्पर्ड का मतलब होता है टू डेवलप इन अ सक्सेसफुल वे. ठीक है, कैचिंग ऑल द फूड ही नीडेड, जो भी वो उसको ज़रूरत थी खाने की वो अच्छी तरीके से पकड़ लेता था. ओके, एंड स्टोरिंग इट टिल प्यूट्रिड. प्यूट्रिड का मतलब होता है स्टेल और रॉटन, मे बी द थिंग विच इज़ नॉट फ्रेश, इन होल्स इन द बैंक. बैंक के होल्स में वो रखता था वो खाना, ठीक है, जो बासी हो जाता था, सड़ जाता था. एंड टेपिड वाटर. टेपिड का मतलब होता है ल्यूक वार्म वाटर टू लिव इन, एंड प्लेंटी ऑफ रोटन फूड ग्रू हिम टू हिज ग्रेट लेंथ. वो जो twice of the length of a man, twice the length of a man is approximately 12 feet. 12 फीट का ये जो बड़ा लेंथ उसने इंक्रीज़ किया है, वो इस वजह से किया है क्योंकि उसने खाने में बिल्कुल कमी नहीं रखी. प्लेंटी ऑफ रोटन फूड उसको मिलता था और वो ल्यूक वार्म वाटर में भी आराम से रहता था. तो इस तरीके से उसका डिस्क्रिप्शन नोरा बर्ग ने दिया है. नाउ नथिंग कुड पियर्स द इंच थिक आर्मर्ड हाइड, not even rifle bullets which would bounce off. Only the eyes of the soft underarms offered a place. अब नोरा बर्ग कहती है कि अगर आप उसे शूट करें, अगर आप उसे राइफल बुलेट से मारने की कोशिश करेंगे तो क्या करेगा? वो बाउंस ऑफ हो जाएगा. क्यों? क्योंकि उसने एक आर्मर्ड यानी मेटेलिक टाइप का 1 इंच थिक, 1 इंच थिक, ही हैज़ क्रिएटेड अ काइंड ऑफ शेल, काइंड ऑफ प्रोटेक्शन वॉल अराउंड हिम, राइट. और अगर आप राइफल मारते हैं तो वो बाउंस हो जाएगा. और ओनली द आइज एंड द सॉफ्ट अंडर आर्म्स ऑफर्ड अ प्लेस. मीन्स अगर किसी को उस क्रोकोडाइल को मारना है तो कहाँ पे मारना होगा? या तो आइज में या तो अंडर आर्म में. जैसे ये फोटो हमने पहले भी लगाया था, राइट. ही लिव्ड वेल इन द रिवर, sunning himself sometimes with other crocodiles, muggers, as well as the long-snouted fish eating gharials on warm rocks and sandbags, where the sun dried the clay on them quite white, and where they could plop off into the water in a moment if alarmed. अब वो जहाँ पे रहता था वहाँ के सराउंडिंग्स में और भी क्रिएचर रहते थे, राइट. वो अपने आप को सन जब धूप लेने आता था, सनिंग हिमसेल्फ सम टाइम, तो उसके साथ क्या क्या हो सकते थे? उसके साथ मगर्स थे, कुछ स्नाउटेड घरियाल्स थे जो फिश खाते थे, फिश ईटिंग घरियाल्स, ठीक है, वहाँ पे रॉक्स पे, सैंड बैंक्स में. वेयर सन ड्राइड द क्ले ऑन देम क्वाइट वाइट. उनके ऊपर जो भी कीचड़ रखता था उसको क्ले उसको ड्राई करता था वो सन के रेज में. एंड वेयर दे कुड प्लॉप ऑफ इनटू द वाटर इन अ मोमेंट इफ अलार्म. प्लॉप ऑफ का मतलब होता है इमीडिएटली टू गेट इनसाइड, राइट. अगर उन्हें कोई खतरा महसूस होता था, अलार्म उनको चौकन्ना होना होता था, तुरंत वो उसमें चले जाते थे उस रिवर के अंदर. ये है स्नाउटेड, लॉन्ग स्नाउटेड फिश ईटिंग घरियाल, इस टाइप का होता है, ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. The big crocodile fed mostly on fish, but also on deer and monkeys that come to drink, perhaps a duck or two, but sometimes here at the ford he fed on a pie dog full of parasites or a skeleton cow. And sometimes he went down to the burning hearts and found the half-burned bodies of Indians cast into the stream. See, here Nora Burt has given the descriptions that how that crocodile used to eat or used to live his livelihood. Mostly वो
फिशेस खाता था, डियर और मंकीज खाता था, जो उस फोर्ड पे पानी पीने आते थे। फोर्ड का मतलब होता है वेयर द वाटर इज़ नॉट वेरी मच डीप, जहाँ पे अक्सर जंगली जानवर पानी पीने के लिए जाते हैं अपनी प्यास बुझाने के लिए। एंड परहैप्स अ डक और टू, कभी कभी वो डक भी खा जाता था, ठीक है। एंड ही फेड ऑन पाई डॉग फुल ऑफ पैरासाइट्स और ए स्केलेटन काउ, वो स्केलेटन काउ भी खाता था, पाई डॉग भी खाता था। पाई डॉग मतलब इंडियन डॉग, जंगली डॉग यू कैन से। एंड समटाइम्स ही वेंट डाउन टू द बर्निंग घाट्स एंड फाउंड द हाफ बर्न बॉडीज ऑफ इंडियंस कास्ट इनटू द स्ट्रीम। जो इंडियन कस्टम के हिसाब से डेड बॉडीज़ को धारा में प्रवाहित कर दी जाती, कास्ट कर दी जाती थी, तो वहाँ पे भी जाता था और बर्निंग घाट पर पे जाता था और वहाँ पे डेड बॉडीज़ को खा जाता था, जो हाफ बर्न बॉडीज़ पड़े होते थे। तो इस तरीके से, जैसे कि उसने ब्रेसलेट ले लिया था पिछले स्लाइड में हमने देखा, ठीक है, उस तरीके से वो किसी इंसान को भी खा सकता है, ठीक है, डेड बॉडीज़ को भी खा सकता है। सो बिसाइड हिम इन द सोल्स एज ही ले वेटिंग ग्लिमर्ड अ ब्लू जेम। अब सोल्स क्या है? सोल्स का मतलब होता है अ लार्ज ग्रुप ऑफ फिश। बिसाइड हिम इन द सोल्स एज ही ले वेटिंग ग्लिमर्ड अ ब्लू जेम, तो वहाँ पे इस टाइप की संरचना हो सकती है, जैसे जहाँ पे सोल्स में से ग्रुप ऑफ फिश होते हैं और वहाँ पे एक ब्लू जेम भी पड़ा हुआ है जो कि ग्लिमर कर रहा है, चमक रहा है अभी, है ना। इट वॉज नॉट अ जेम दो, इट वॉज sand worn glass that had been rolling about in the river for a long time. By chance it was perforated right through the neck of a bottle, perhaps a blue bead. ओके, तो ये जेम नहीं है कोई, ये एक्चुअली एक टूटा हुआ ग्लास है, एक बॉटल से में भी टूट गया और बिल्कुल नेक के पास ही टूटा है, और ऐसा टूटा है कि बाई चांस इट वॉज परफोरेटेड। परफोरेटेड का मतलब होता है पियर्स्ड, जैसे ये बीड है तो इसके बीच में ये पियर्स है, जहाँ से इसको नेक में या इसमें से थ्रेड डाला जा सकता है। तो द नेक ऑफ अ बॉटल हो सकता है वो बॉटल का कोई नेक रहा हो, बट एक्चुअली वो शायद उस बच्ची के लिए, सीविया के लिए ब्लू बीड होगा। सीविया भी इंट्रोड्यूस नहीं हुई है, आगे इंट्रोड्यूस होगी। इन द shrill noisy village above the ford, out of a mud house, the same color as the ground, came a little girl, a thin, starveling child dressed in an earth-colored rag. She had torn the rag into two to make skirt and sari. यहाँ पे सीविया जो प्रोटैगनिस्ट है वो इंट्रोड्यूस हुई है उस shrill noisy village above the ford, उस फोर्ड जहाँ पे वो क्रोकोडाइल रहता था उसके ऊपर थोड़ा दूर पे ही एक गांव है जहाँ पे काफ़ी shrill noise मतलब लोग रहते हैं वहाँ पे। एंड आउट ऑफ अ मड हाउस द सेम कलर एज द ग्राउंड केम अ लिटिल गर्ल, एक लिटिल गर्ल आती है जिसका कलर कैसा है, बिल्कुल मड हाउस जैसा या ग्राउंड जैसा ही है, मतलब सी इज नॉट वेरी फेयर इन कलर। एंड अ थिन स्टार्वलिंग चाइल्ड, थिन स्टार्वलिंग मीन्स होता है स्टार्व से बना हुआ है, जहाँ पे लैक ऑफ फूड होता है। तो उस चाइल्ड है और ड्रेस्ड इन एन अर्थ कलर्ड रैग, उसके पास काफ़ी वो पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, उसके पास रैग है यानी फटे पुराने कपड़े हैं पहनने के लिए जो कि मैला है, अर्थ कलर्ड है ना। एंड शी हैड टॉर्न द रैग इन टू मेक स्कर्ट एंड साड़ी, उसने रैग को 2 पीस में डिवाइड किया ताकि वो साड़ी और स्कर्ट शो कर सके। सीविया वॉज ईटिंग द लास्ट ऑफ हर मील, चपाती wrapped around a smear of green chili and rancid butter, and she divided this also to make it seem more and bit it, showing straight white teeth. अब सीविया क्या कर रही है कि वो अपना लास्ट मील ले रही है, यानी खाना खा रही है, चपाती खा रही है। उसको चपाती कैसे खा रही है? चपाती को राउंड रैप किया हुआ है, उसमें ग्रीन चिली डाला हुआ है, स्मेयर किया हुआ है, स्मेयर का मतलब होता है छिड़कना। एंड रंसिड अगेन दैट इज़ अनप्लेजेंट और स्टेल बासी, बटर है लगा हुआ। एंड शी डिवाइडेड दिस ऑल्सो, उसने इसको भी डिवाइड कर रखा है उस चपाती को भी, ताकि उसको लगे कि वो काफ़ी ज़्यादा खा रही है, टू मेक इट सीम मोर। ओके, एंड बिट इट, राइट, उसको काटती है, खाती है। शोइंग स्ट्रेट वाइट टीथ, वो अपने दांत को दिखा रही है, मतलब ये उसका अपीयरेंस है। विद हर इबॉनी हेयर
and great eyes and her skin oiled brown cream. She was a happy, immature child woman, about 12 years old, barefoot of course, and often woozy cold on a winter morning, and born to toil. बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जो उसका पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देता है सीबिया का. उसके पास एक ब्लैक एबोनी हेयर है. ओके, ग्रेट आइज़ है, अच्छी आइज़ है. ग्रेट आइज़ का मतलब उसकी आंखों में काफ़ी चमक है, अच्छी बच्ची लगती है. एंड हर स्किन ऑयल्ड ब्राउन क्रीम, उसका जो स्किन है वो ऑयल ब्राउन क्रीम कलर का है. एंड शी वॉज अ हैप्पी इमेच्योर चाइल्ड वुमन, अबाउट 12 ईयर ओल्ड. वो कितने साल की है? लगभग 12 साल की है. लेकिन उसके लिए वर्ड यूज़ किया है नोरा बर्क ने, चाइल्ड वुमन. चाइल्ड वुमन का मतलब होता है, देखिए वो काम करती थी वुमन की तरह, और उसके अंदर इनोसेंट भी है. वो काफ़ी इनोसेंट है चीज़ों को लेके, बच्चे जैसा, तो उसे चाइल्ड भी कहते हैं. तो यहाँ पे बेयर फुट ऑफ कोर्स, उसके पास पहनने के लिए स्लीपर्स या शूज़ नहीं है, ठीक है. और विंटर मॉर्निंग में भी ऑफन वूजी कोल्ड ऑन अ विंटर मॉर्निंग, एंड बॉर्न टू टॉयल. टॉयल का मतलब होता है वर्क, हार्ड वर्क. तो ये देखिए काम कर रही है. मैंने एक छोटा सा पिक्चर कहीं से उठाया है, ठीक है. तो आगे चलते हैं. In all her life, she had never owned anything but a rag. She had never owned even one anna, not a pice, not a pie, even to buy, say, a handful of blown glass beads from that stall in the bazaar where they were piled like stars, or one of the thin glass bangles that the man kept on a stick, and you could choose which color you would have. See here, Nora Burke is giving description the poor condition of the girl. Like in all her life, she never owned anything except a rag. Okay, and she had never owned even one anna. One anna is a small currency, ancient currency. It is not in existence right now. Not a pice, not a pie even. Okay, but say a handful of blown glass beads. She was not able to even buy a blown glass bead as well. Okay, that stall in the bazaars where they were piled like stars, जहाँ पे बाज़ार में वो बिल्कुल पाइल यानी हीप बना हुआ है, वहाँ से वो कुछ नहीं खरीद सकती थी, सिर्फ पैसे नहीं थे. और वन ऑफ द थिन ग्लास बैंगल्स, ना तो वो थिन ग्लास बैंगल्स खरीद सकती थी अपने लिए, जो कि वो बेचने वाला इंसान वो स्टिक्स में लगा के रखता है. चूड़ी वाले रखते हैं, बैंगल्स रखते हैं स्टिक्स में. एंड यू कुड चूज़ विच कलर यू वुड हैव, और उसके पास सारे कलर्स हैं जो आपको चाहिए होंगे. She knew what finery was, though. She had been with her parents and brothers all through the jungle to the little town at the railhead where there was this bazaar, and she had walked through all the miling people and the dogs and monkeys full of fleas, idling, gossiping, bargaining, humanities, spitting, Beetlejuice, heard the bell of a sacred bull clonking as he lumped along through the dust and hubbub. She knew what the finery was. What finery was means वो सब कुछ जानती थी, क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या ख़राब चीज़ें हैं. वो बच्ची थी 12 years old, तो उसको सब कुछ पता था. इवन वो अपने पेरेंट्स और ब्रदर के साथ जब भी बाज़ार जाती थी, ठीक है, और जंगल के रास्ते होकर के लिटिल टाउन जो रेल हेड यहाँ पे ख़त्म होता था इस बाज़ार में, तो एंड शी हैड वॉक्ड थ्रू ऑल द माइलिंग पीपल. वो लोगों के बीच से होकर के गुजरती थी. वहाँ पे डॉग्स भी थे, मंकीज़ थे फुल ऑफ फ्लीज, और लोग गॉसिप करते हुए, बार्गेनिंग करते हुए जाते थे. इवन ह्यूमैनिटी स्पिटिंग, बीटल जूस का मतलब होता है वहाँ के लोग बीटल खा करके उसका जूस स्पिट करते थे. एंड सेक्रेड बुल के जो बेल लगे होते हैं क्लॉन्ग करते थे, यानी साउंड करते थे. एज ही लिम्पेड का मतलब होता है पुटिंग डिफरेंट थिंग्स टुगेदर, ठीक है, अलॉन्ग थ्रू द डस्ट एंड हबब. तो लोग वहाँ पे हबब का मतलब होता है नॉइज, टॉक क्रिएटेड बाय अ क्राउड. तो वहाँ से वो गुजरती है उस बाज़ार से अपने ब्रदर्स और पेरेंट्स के साथ, ठीक है. तो वहाँ पे काफ़ी कुछ देखती है, आगे डिस्क्राइब किया गया है. शी हैड पॉज्ड amazed before the sweetmeat stall to gauge at the brilliant honey confections, abuzz with dust and flies. They smelled wonderful above the smells of drains and humanity and cheap cigarettes at home. She sometimes tasted wild honey or crunched the syrup out of a stalk of sugar cane, but these sweets were green and magenta. Here Nora Burke is describing that what was the inner condition of that girl.
द गर्ल एक्चुअली एडमायर्ड सो मेनी थिंग इन द मार्केट, बहुत सारी चीज़ें चाहती थी लेकिन उसको कभी मिला नहीं। वाई? बिकॉज शी बिलोंग्स टू वेरी पुअर फैमिली। तो ये कहते हैं कि वो स्वीट मार्ट यानी स्वीट मीट स्वीट की शॉप के सामने खड़ी होती थी, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से देखती थी। क्या वो मिठाइयाँ बहुत बेहतरीन कन्फेक्शंस हैं, काफ़ी कन्फेक्शन मतलब होता है स्वीट्स, क्योंकि वहाँ पे अबज विद डस्ट एंड फ्लाइज, वहाँ पे डस्ट भी है और फ्लाइज भी हैं, जैसा गांव का मार्केट होता है। एंड दे स्मेल वंडरफुल, उसको अच्छी तरह महक आती थी उसकी। अबव द स्मेल ऑफ ड्रेन एंड ह्यूमैनिटी, ड्रेन का मतलब होता है नाला, मे भी वहाँ पे कोई छोटा सा नदी नाला है, ठीक है, और उसके अलावा वहाँ पे लोग सिगरेट्स भी पी रहे हैं, तो उसके स्मोक भी हैं। तो एक बाज़ार है, एक मार्केट है, वहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं। और घर पे तो उसने कभी कभी एक वाइल्ड हनी मतलब रियल हनी टेस्ट किया है, या फिर कभी कभी शुगर केन से उसका जूस कभी कभी क्रंच किया हुआ है, सिरप उसका पिया। बट ये जो स्वीट वो देख रही है स्वीट मीट स्टॉल पे, वो बिल्कुल ग्रीन एंड मैजेंटा है, बहुत वंडरफुल है, ब्यूटीफुल है। देन देयर वॉज द क्लॉथ स्टॉल stacked with great rolls of new cotton cloth, stand at the edge with the maker's sign of a tiger's head, and smelling so wonderful of its dressing straight front the mills that Sylvia could have stood by it all day. अब आगे वो बढ़ती है, दूसरे स्टॉल पे देखती है, वहाँ पे क्लॉथ का स्टॉल लगा हुआ है, जहाँ पे जो रोल्स बिक रहे हैं उसके ऊपर कॉटन क्लॉथ के ऊपर एक मार्क बना हुआ है उस कंपनी का, जैसे जो भी कंपनी की कपड़े होते हैं उस कपड़े का मार्का बना होता है, साइन बना होता है। तो इस पे टाइगर का हेड बना हुआ है, मे भी कोई अच्छी कंपनी होगी, ठीक है। और उसकी भी ड्रेस जो स्मेल है वो भी उसको बहुत पसंद है, ऐसा लग रहा है डायरेक्ट वो मिल से आ रहा है और वो उसको बहुत पसंद है। एंड सिल्विया कुड हैव स्टूड बाय इट ऑल डे, और उसको इतना पसंद है कि वो पूरे दिन वहाँ पे खड़ी हो रह सकती थी। बट देयर वर अदर वंडर्स टू सी, और भी कुछ सही चीज़ें थे देखने के लिए। सैटिन स्वेन विद रियल सिल्वर trade, tin trays from Birmingham, and a sari which had got chips of looking glass embroidered into the border. She joined the crowd around a Kashmiri traveling merchant on his way to the bungalows. He was showing dawn colored silk that poured like cream, and he had got a little locked chest with turquoises and opals in it. Best of all, a box which when you pressed it, a bell tinkled and a yellow woolen chicken jumped out. बहुत सारी चीज़ें थी आगे देखने के लिए। आगे सिले हुए जो सिल्वर ट्रेड मार्का एक टिन ट्रे भी है, ठीक है। और सैटिन एक टाइप का कपड़ा होता है, सैटिन से सिला हुआ ओके ट्रे है जो बिर्मिंघम इज़ अ प्लेस, वहाँ का एक ट्रे है टिन का, ठीक है। साड़ी है जिसमें ऐसी साड़ी जिसमें चिप्स लगे हुए हैं, जिसमें आप ग्लास एम्ब्रॉयडर्ड किया गया है, मिरर टाइप का, हाँ। और आगे वो क्राउड्स को ज्वाइन करती है, जहाँ पे देखती है कि एक काश्मीरी ट्रैवलर मर्चेंट है जो काफ़ी कुछ बेच रहा है बंगलोज के पास। तो वो क्या क्या दिखा रहा है, एक शोइंग डॉन कलर्ड सिल्क, एक डॉन कलर सिल्क दिखा रहा है, बिल्कुल लाइट कलर का सिल्क दिखा रहा है, जिसमें क्रीम कलर का भी लगा हुआ है थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन। एंड ही हैड गॉट अ लिटिल लॉन्ग चेस्ट, उसके पास एक छोटा सा बॉक्स है, इसमें टर्कोइसेस और ओपल भी रखा हुआ है, ये कुछ जेम्स होते हैं, ठीक है। और उन सबसे ज़्यादा अच्छा बेस्ट ऑफ ऑल उसके पास एक बॉक्स है, जब आप उसको प्रेस करेंगे तो उसमें से बेल बजेगा, बेल टिंकल्ड एंड ए येलो गोल्डन चिकन जम्प्ड आउट, उसमें से येलो गोल्डन चिकन जम्प करके निकल जाता है। आगे चलते हैं। देयर वॉज नो एंड टू द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, वहाँ पे उसके लिए वो सब कुछ वंडरफुल था, वंडर था, वहाँ पे अंत ही नहीं हो रहा था। वो बाजार था, बहुत ही लुभावना बाजार था, अट्रैक्टिव था, उसको बहुत कुछ चाहिए था, बट शी वॉज नॉट एबल टू बाई ए थिंग, वाई बिकॉज शी वॉज नॉट फ्रॉम वेल टू डू फैमिली। बट सिल्विया इन ऑल हर लाइफ फ्रॉम बर्थ टू डेथ वॉज मार्क्ड फॉर वर्क, लेकिन वो सिर्फ पैदा हुई ही थी काम करने के लिए। सिंस शी कुड टॉडल, शी हैड हस्ड कॉर्न एंड गैदर्ड स्टिक्स एंड पुट dung to dry and cooked and weeded and carried and fetched water and cut grass for fodder। इतना काम करती थी वो, जब से वो टॉडल मतलब जब वो वॉक करना शुरू करती थी एज अ चाइल्ड, तभी से वो कॉर्न काट के लाती थी, ठीक है, स्टिक्स गैदर करती थी जंगलों से। डंग टू ड्राई इंडिया में काफ़ी फेमस है, आपको पता होगा कि जो गाय के डंग से बनता है
कंडी ऊपरी बनता है, एक टाइप का फ्यूल होता है, ठीक है, और वो खाना बनाती थी। वीडेड मतलब होता है वीड करना, आपने साइंस में पढ़ा होगा, अनवांटेड प्लांट को निकालना। एंड कैरी, इसको कैरी करके घर लाती थी, वाटर भरती थी, वाटर फेच करती थी नदी से। एंड कट ग्रास फॉर फॉदर, और घास काटती थी चारे के लिए, मतलब बहुत सारा काम करती थी। अभी वो सब 12 साल की हैं, ठीक है। शी वॉज गोइंग विद हर मदर एंड सम अदर वुमेन नाउ टू गेट पेपर ग्रास फ्रॉम द क्लिफ्स above the river. When you had enough of it, you could take it down by bullock cart to the railhead and sell it to the agent who would arrange for its dispatch to the paper mills. The women often toiled all day at this work and the agent sat on cell cushion smoking hookahs. अभी देखिए यहाँ पे नूरा वर्क बताती हैं कि जो उनका रूटीन वर्क था उनके गांव में, कि उसकी माँ, सीबिया की माँ और बाकी औरतों के साथ वो अक्सर जाते थे पेपर ग्रास लेने। पेपर ग्रास में से काइंड ऑफ ग्रास विच विल बी सप्लाइड टू अ मिल, टू अ फैक्ट्री टू गेट अ पेपर, ठीक है। पेपर बनाने वाला ग्रास वो ऊपर क्लिफ्स पे यानी पहाड़ियों पे मिलता था, जो उस नदी के पास था। ये वही नदी है जहाँ पे आपका क्रोकोडाइल रहता है। When you had enough of it, जब आपने ग्रास काट लिया है तो क्या कर सकते थे, उसको नीचे लाते थे बुलॉक कार्ट से रेलहेड के पास, उसको एजेंट को सेल करते थे। एजेंट इसको पेपर मिल के पास ले जाएगा, और वो सारी औरतें अक्सर पूरे दिन काम करती थी और एजेंट बैठ करके सिल कुशन पे वो हुक्का स्मोक करता था। Such thought did not trouble Sylvia, however, as she skipped along with her sickle and homemade hay fork beside her mother. You could skip on the way out, but not on the way back when you ate with tiredness and there was a great load to carry. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है समझने के लिए, क्योंकि ये आगे फर्दर पैराग्राफ से कनेक्टेड है। ऐसे थॉट्स सीबिया को बिल्कुल ट्रबल नहीं करते थे, उसको तो सिर्फ जाना होता था, काम करना होता और आना होता था। लेकिन वो कहती थी कि सी स्किप्ड अलॉन्ग विद हर सिकल एंड होम मेड हे फोर्क बिसाइड हर मदर। अपनी माँ के साथ साथ भी आते समय वो स्किप कर जाती थी कभी कभी। सिकल एंड होममेड हे फोर्क कैसा होता है, ये आपका सिकल है और ये होममेड हे फोर्क है, ठीक है। ये 3 इसमें बने होते हैं, फोर्क की तरह होता है। इसमें कहते हैं कि आप जाते समय तो स्किप कर सकते हो, लेकिन आते समय जब घर वापस हो रहे हैं तो बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप बहुत ही टायर्ड रहते हैं, ठीक है। वो औरतें इतना काम करती हैं, वेमेन इतना पेपर ग्रास कट करती हैं, वो थकी हुई होती हैं, तो वहाँ पे उनके पास काफ़ी लोड होता है ढोने के लिए, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकती। स्किप करने का कुछ भी तरीका नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है फिर। Some of the women were wearing necklace made out of lal beaches, the shiny scarlet seeds, black one end that grew everywhere in jungle. It was best to have new necklaces each year instead of last year's faded ones, and Sylvia was making one too. जो वहाँ की औरतें थी वो नेकलेस पहनती थी, वो किसका बना हुआ था, लाल बीज मतलब रेड सीड्स, ठीक है। वो काफ़ी शाइनी होते, स्कैटलेट्स होते थे, लेकिन हर साल वो फेड हो जाते थे क्योंकि वो नेचुरल हर्बल होता था, ठीक है। वो हर जगह था। और सीबिया भी एक बना रही थी अपने लिए, एक बना रही थी। इस टाइप के सीड्स होते थे, राइट, स्कैटलेट, और इस टाइप के वो नेकलेसेस बनते थे इस टाइप से। देखिए एक तरफ रेड और एक तरफ ब्लैक है, छोटा छोटा। ये काफ़ी जंगल में हर जगह मिलता था। तो हाउ नाइस इट वॉज गोइंग टू बी टू हेयर दैट rattling swish round her neck as she flourished along with lots of necklaces, but each seed, hard as stone, had to be drilled with red hot needle, and the family needle was snapped, so she must wait till they could buy another. अब कह रहे हैं कि कितना अच्छा होता कि अगर वो इस टाइप का कुछ भी नेकलेस पहनती तो वो रैटलिंग साउंड करता जब वो एक दूसरे से लड़ता, ठीक है, फ्रॉस्ट करता जब चलते समय, तो काफ़ी नेकलेस वो पहनती तो। बट हर सीड में ड्रिल करना होता था, ठीक है, किससे, हैड टू बी ड्रिल्ड विद रेड हॉट नीडल। लेकिन इनका जो सीबिया के घर का निडल था वो टूट चुका था, तो फैमिली को अभी दूसरा निडल खरीदा था, तब तो उसको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। वो फॉर स्ट्रिंग ऑफ ग्लास एंड बीड्स, एंकलेट्स, इयरिंग्स, नोज रिंग्स, बैंगल्स, ऑल द गॉर्जियस dazzle of the bazaar, all her little golden body decorated
अगर वो उसके पास ये सारी चीज़ें होती, सारे ऑर्नामेंट्स होते, तो उसकी बॉडी कितनी डेकोरेटेड होती। आगे चलते हैं। चैटरिंग एज द वेंट द वुमेन फॉलोड द डस्टी ट्रैक टुवर्ड द रिवर। ऑन देयर वे दे पास्ड अ गुजर encampment of grass huts where these nomadic graziers would live for a time until their animals had perhaps finished all the easy grazing within reach, or they were not able to sell enough of their white butter and white milk in the district, or there was no one to buy the young male buffaloes for tiger bait. अब जब वो सीबिया के गांव से, विलेज से जब वो जाते थे तो वहाँ पे वो लोग पास करते थे एक गुजर इनकैम्पमेंट। गुजर इनकैम्पमेंट क्या होता था कि वहाँ पे बंजारे टाइप के होते थे, नोमैडिक्स होते थे, ठीक है। वो हट बना के या टेंट बना के रहते थे, नॉट परमानेंट, बट परमानेंट नहीं होता था वो, ठीक है। एंड ग्रेजियर्स होते थे, शेफर्ड होते थे आप कह सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे तब तक रहते थे जब तक उनके एनिमल्स को इजी ग्रेजिंग मिल जाए, उनके एनिमल जो घास चर सकते थे। और या तो अगर वो अपना प्रोडक्शन जो होता था बटर का या मिल्क अगर वो नहीं बिक रहा है तो वहाँ से जाते थे, या तो कोई भी अगर नहीं होता था वहाँ पे बेट खरीदने के लिए। बेट का मतलब होता है लोग जब टाइगर को मारने के लिए उसके लिए एक बेट लगाते थे बफेलोज़ को, तो वो लोग बफेलो भी लेते थे, बेचते थे। इस टाइप से गुजर वुमेन होती हैं। आगे उसमें दिखाया हुआ है कि और perhaps a cattle killing tiger was making a nuisance of himself, then they would move on. Okay, Sylvia glanced at the Gujar women as she went past. They wore trousers tight and wrinkled at the ankles, and in their ears large silver rings made out of melted rupees. And one of them was clinking a stick against the big brass vase in which they fetched water from the river for the camp to see which one were empty. The men and boys were out of camp just now with the herd or gone to the bazaar to sell produce, but one or two buffaloes were standing about, creatures of a great wet noses and moving jaws and gaunt black bones. हाँ, कहते हैं कि perhaps a cattle killing a tiger was making a nuisance of himself. यहाँ पे 3-4 रीज़न बताते हैं कि क्यों ये जो नोमैडिक पीपल हैं वहाँ पे रहते हैं और चले जाते हैं। वो तब चले जाएंगे अगर उनके एनिमल्स को चरने के लिए, ग्रेज करने के लिए घास नहीं मिलेगा आसानी से, या फिर उनका जो प्रोडक्शन है बटर या मिल्क नहीं बिकेगा, या कोई उनसे कोई बफेलो नहीं खरीदेगा टाइगर को अकेले भेंट लगाने के लिए, या तो शायद अगर उनके कैटल को कोई टाइगर खा रहा है, न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, तब वो चले जाएंगे, देन दे वुड मूव ऑन। लेकिन सीविया जब वहाँ से गुजरती थी तो वो गुजर वुमेन को देखती थी, जब वहाँ से गुजरती देखती थी कि वो क्या पहनते थे, ट्राउज़र पहनते थे, टाइट एंड रिंकल्ड एट द एंकल्स, ठीक है। वो ट्राउज़र्स रिंकल होता था उनके एंकल के पास, और उनके ईयर्स, कानों में जो है सिल्वर रिंग होते थे जो रुपीज़ को मेल्ट करके बनाए जाते थे। और उसमें से एक लेडी है, एक वुमेन है, वो क्या कर रही है कि वहाँ पे कुछ ब्रास के गुराज रखे हैं, मतलब पिचर घड़े रखे हैं ब्रास के, उसको स्टिक्स से स्ट्राइक कर करके चेक कर रही है कि कौन सा घड़ा वैकेंट है, एम्प्टी है, क्योंकि उसको पानी लाना है, फेच करना है रिवर से, ठीक है। एंड जो वहाँ पे मेन एंड बॉयज़ हैं वो सब बाहर जा चुके हैं कैंप के, या तो वो झुंड के साथ गए हैं, झुंड मतलब पशु के झुंड के साथ, या फिर बाजार गए हुए अपने प्रोडक्शन को बेचने के लिए, मिल्क या बटर। लेकिन वहाँ कुछ 1-2 बफेलोज देखे जा सकते हैं जो खड़े हैं, वो क्रिएचर और ग्रेट वेट नोज, उनके नोज जो है गीले हुए कि जो शायद खा रहे हैं, मूविंग जॉज एंड गॉन्ट ब्लैक बोन्स। गॉन्ट का मतलब होता है वेरी थिन ड्यू टू हंगर, ऐसा लगता है कि उन्हें खाना नहीं मिलता है, वो काफ़ी ब्लैक हो चुके हैं, वो काफ़ी थिन हो चुके हैं, पुअर हो चुके हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। द गुजर वर्ड जंगलीज एज सीविया वॉज टू बॉर्न एंड ब्रेड इन द फॉरेस्ट फॉर काउंटलेस सेंचुरीज देयर forebears had lived like this, getting their living from animals, from grass and trees as they scratched their food together and stored their substance in large herd and silver jewelry. तो गुजर्स भी क्या थे, वो जंगलीज थे, बिल्कुल जैसे सीविया की तरह। सीविया भी जंगली थी, वो भी फॉरेस्ट में पैदा हुई, फॉरेस्ट में काम किया। तो वहाँ पे काउंटलेस सेंचुरीज से देयर फोरबियर्स हैड लिव्ड,
बहुत कई सौ सालों से इनके जो एंसेस्टर्स हैं वो भी इसी तरीके से रहते थे, ठीक है, एनिमल्स के ऊपर ही वो जीवित रहते थे। एंड घास पे, ग्रास और ट्रीज, है ना, एज दे स्क्रैच्ड दियर फूड टुगेदर, और वो खाना भी एक साथ ही खाते थे। एंड स्टोर्ड दियर सब्सटेंस इन लार्ज हर्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी, और वो अपनी जो बचत होती थी वो सिल्वर ज्वेलरीज के रूप में या हर्ड के रूप में उसको सेव करते थे। सो दे वर मैन इन दी वांडरिंग पास्टरल एज, नॉट स्टोन एज हंटर्स एंड नॉट येट कल्टिवेटर्स। अब ये समझने वाली बात है वो किस टाइप के लोग थे। वो दे वर मैन इन वांडरिंग पास्टरल एज, वो वांडरिंग पीपल थे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते थे, नोमैडिक थे। लेकिन हाँ, वो ना तो स्टोन एज हंटर थे, ना ही वो कल्टीवेटर थे, ना तो वो खेती करते थे, ना ही वो शिकार करते थे, बट वो शेफर्ड थे। शेफर्ड आप समझते हैं ना, एनिमल्स को पालना, उनसे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करना और तमाम प्रोडक्ट बनाना और मार्केट में बेचना, ठीक है, एनिमल्स के ऊपर से उनकी लाइवलीहुड चलती थी। हाँ, नाउ देयर वॉज द रिवर ट्विंकलिंग बिटवीन द ट्रीज, सन डिड बियॉन्ड डार्क ट्रंक्स, दे कुड हियर इट रसिंग अलॉन्ग। अब वो सीविया और उसकी माँ और सभी औरतें जा रही हैं क्लिफ पर ग्रास लेने के लिए, पेपर के लिए। तो अब वहाँ पे ट्विंकलिंग बिटवीन द ट्रीज क्या है, रिवर है, ये गैंग्स है, कोई इंडिया का बड़ा नदी है, ठीक है, वहाँ पे वो चमक रहा है बिल्कुल। और सनलाइट बियॉन्ड डार्क ट्रंक्स का मतलब पेड़ की जो ट्रंक्स हैं उसके पीछे से सनलाइट दिख रही है। दे कुड हियर इट रसिंग अलॉन्ग, वो नदी की गड़गड़ाहट को सुन सकती हैं। द विमेन केम आउट ऑन द शोर एंड मेड फॉर दी स्टेपिंग स्टोन्स। अब वो विमेन जो है गांव से निकलते हुए नदी के किनारे आ चुकी हैं, अब वो रेडी हो गई हैं कि स्टोन्स पे स्टेप करके जाएंगे। उन्हीं स्टोन के बीच में कहीं क्रोकोडाइल भी है। They had plenty to laugh and bicker about as they approached the river in a noisy crowd. तो उनके पास वो काफ़ी हंसते खेलते, झगड़ते लड़ते, बात करते हुए आगे रिवर को अप्रोच करते हैं, क्योंकि वो नॉइज़ करते हैं, नॉइजी क्राउड है। एंड दे जेल्टेड अप their skirts so as to jump from stone to stone, and they clanked their sickles and fought together over their shoulders to have ease of movement. अब वो तैयार हो जाती हैं। जिल्डेड अप का मतलब होता है टू गेट रेडी फॉर एनीथिंग। तो अब वो रेडी हो रही हैं, वो स्टोन्स के ऊपर चढ़ते हुए रिवर को क्रॉस करेंगी, जंप करते हुए स्टोन टू स्टोन। और उनके हाथ में जो सिकल और फोर्क है उसको क्लैंक करते हैं, बजाते हुए जा रहे हैं अपने शोल्डर पे, ताकि वो आसानी से मूव कर सकें। दे शाउटेड दियर क्वेरल्स अबव द गश ऑफ द रिवर। वो झगड़ते हुए, चिल्लाते हुए, बात करते हुए, जो करते हुए वो रिवर के ऊपर जाती हैं। क्यों? नॉइज फ्राइटेंस क्रोकोडाइल्स, द बिग मगर डिड नॉट मूव एंड ऑल द वुमेन क्रॉस्ड इन सेफ्टी टू द अदर बैंक। अब नॉइजेस जो है वो क्रोकोडाइल को फ्राइट नहीं, एक्चुअली क्रोकोडाइल को फ्राइट करता है, यानी डराता है। इसी वजह से वो औरतें आवाज़ करते हुए जा रही हैं ताकि क्रोकोडाइल वहाँ से भाग जाए। लेकिन ये जो बड़ा क्रोकोडाइल है जिसके बारे में नोरा बर्क ने बताया, राइटर ने बताया है, वो बिल्कुल मूव नहीं करता। एंड ऑल वुमेन क्रॉस्ड इन सेफ्टी इन द अदर बैंक, और सारी औरतें आराम से सेफ्टी से दूसरे किनारे पर पहुँच जाती हैं। Here they had to climb a still hillside to get at the grass, but all fell to with a will and sliced away at it wherever there was foothold to be had. ये पैराग्राफ ज़्यादातर लोग ठीक से एक्सप्लेन नहीं करते या फिर लोगों को ठीक से समझ में नहीं आता। इसको ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। Here they had to climb a still hillside to get at the grass. वो रिवर क्रॉस करने के बाद उनको एक स्टिल हिल साइड है, काफ़ी ऊंची पहाड़ी है, वहाँ पे ग्रास कट करने के लिए जाना है। बट ऑल फेल टू विद अ विल। फेल टू एक फ्रेजल वर्ब है। फेल टू का मतलब होता है टू डू समथिंग एनर्जेटिकली। तो उनके पास जो विल है, एक विल, एक इच्छा है, एक विश है, ठीक है, डिज़ायर है कि उसको एनर्जेटिकली काम करेंगे। तो उन लोग क्या करते हैं, बट स्लाइज्ड अवे एट इट wherever there was foothold to be had, जहाँ पे भी उनको अच्छा ग्रिप मिलता था, फूट होल्ड मिलता था, वहाँ पे वो ग्रास को कट करते थे, स्लाइस करते थे। ओके, डाउन बिलो देम ran the broad river, pouring powerfully out from its deep narrow pools among the cold cliffs and shadows, spreading into warm shallows lit by kingfishers. Great turtle lived there, and Nashir
weighing more than 100 pounds. Crocodiles too. Sometimes you could see them lying out on those slabs of clay over there, but there were none to be seen at the moment. But there were none to be seen at the moment. ये कह रहा है कि जब वो लोग ऊपर होते थे, पहाड़ियों पे, तो वहाँ से व्यू कैसा होता था, उसके नीचे बिल्कुल देखते थे तो ऐसा काफ़ी व्यू जो होता था वो ब्रॉड रिवर नीचे दिखाई देता था उनको, पावरफुली वो पोर कर रहा होता था अपने डीप नैरो पूल से। और वहाँ पे जो कोल्ड क्लिफ्स थे, शैडोज़ थे, हाँ वहाँ पे स्प्रेडिंग इनटू वार्म शैडोज़ जो निकल करके वो अपने होल से पूल से निकल करके वो बहते थे, जैसे कि हमने पहले बताया गैंग्स है, कोई रिवर है जो पहाड़ियों से निकल करके नीचे गिरता है। तो वहाँ पे क्या क्या दिख सकता था, वहाँ पे किंगफिशर्स दिखते थे, टर्टल दिखते थे जो वहाँ रहते थे। मशीर इज़ अ काइंड ऑफ फिश जो लगभग 100 पाउंड्स के होते थे, काफ़ी बड़े बड़े फिश होते थे। क्रोकोडाइल भी होते थे, ठीक है। समटाइम कभी कभी वहाँ पे स्लैब्स पे वो दिख जाते थे, बट देयर वर नन टू बी सीन एट द मोमेंट। लेकिन इस समय, जिस समय वो सीबिया, उसकी माँ और तमाम गाँव की औरतें विमेन जो ग्रास कट करने गई हैं, इस समय नहीं दिख रही हैं। इस टाइप का कुछ सीन होगा, ऊपर पहाड़ी पे लोग काम कर रहे हैं और नीचे इस टाइप से नदी बह रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। वेयर सीबिया वॉज वर्किंग, wind coming across hundreds of miles of trees cooled her sweating body, and she could look down over the river as if she were a bird. Although she did not dare stop for a moment under her mother's eyes, her imagination took her in swooping flight over the bright water and the golden air to the banks where she had played as a child. अब ये कहते हैं कि सीबिया जब काम कर रही थी तो उस समय बिल्कुल 100 माइल्स बहुत दूर दूर से ट्रीज से होते हुए विंड कूल करता था उसको, उसकी स्वेटिंग बॉडी को, क्योंकि वो मेहनत कर रही थी तो बॉडी से स्वेट होता था, उसको कूल करती थी। और जब वो नीचे देखती थी रिवर पे तो उसको ऐसा लगता था कि वो एक बर्ड है, मतलब बर्ड व्यू होता था, बहुत ऊंचाई से नीचे देखना, ठीक है। और अच्छा, उसको हिम्मत नहीं होता था कि एक भी मोमेंट वो अपनी माँ की आंखों के नीचे से बच के निकल जाए, लेकिन उसका इमेजिनेशन उसको फ्लाइट देता था, ठीक है, कि वो ब्राइट वाटर के ऊपर और गोल्डन एयर टू द बैंक्स, जहाँ पे वो अक्सर खेलती थी भी वहाँ पे मदर की आइज से स्किप करके। आगे देखते हैं। इन दोज cavelets above the high water mark of the highest flood, she had stored some little bowls molded of clay while they hardened. If there were anything that could be used for coloring, they would look fine, painted with marigolds and elephants. अब वो ये कह रही है कि कुछ वहाँ पे कैबलेट्स में उसने क्या रखे थे बना करके, कैबलेट्स में उसने जहाँ पे वाटर मार्क ऑफ हाई फ्लड, वहाँ पे एक मार्क बना हुआ है कि इससे ज़्यादा ऊपर पानी नहीं आ सकता फ्लड के जगह पे। अक्सर जहाँ पे रिवर्स होते हैं वहाँ पे मार्क बने होते हैं, ठीक है। तो उसने क्या स्टोर किया हुआ है कि उसने कुछ बाउल्स बनाए हैं मोल्डेड क्ले से कुछ बाउल्स बनाए हैं, कुछ इस तरीके से दिख रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। कि अगर वो सूख जाए ढंग से, उसको यूज़ कर सके तो वो कलर कर सके उसे इट्स मैरीगोल्ड और एलिफेंट से। आगे जब वो जाती है उनको क्लेस को अपने देखने के लिए पॉट को, तो चाइल्ड द शार्प वर्ड द ग्लेयर ऑफ हर मदर्स एंग्री स्वेटिंग फेस पुल्ड सीबिया बैक टू वर्क एंड दे टॉयल्ड ऑन। तो जैसे वो उस तरफ जा रही होती है तो उसकी माँ चिल्लाती है बहुत तेज़ी से, चाइल्ड सीबिया वेयर आर यू गोइंग। तो मदर का जो एंग्री स्वेटिंग फेस देख करके वापस वो काम पे लग जाती है, ठीक है। बट एट लास्ट इट वॉज टाइम टू गो बैक टू सी टू देयर एनिमल्स एंड द इवनिंग मील। द लोडेड वुमेन सेट आउट टू क्रॉस द रिवर अगेन। अब क्या है कि सब लोगों ने ग्रास की कटिंग कर ली है और अब वापस जाना है शाम को घर, क्योंकि एनिमल्स उनको देखना है, घर पे मील भी तैयार करना है परिवार के लिए, फैमिली के लिए। और अब वो वुमेन कैसी है, लोडेड वुमेन है, मतलब वो घास का गट्ठर बना करके अब रिवर को क्रॉस करना है उनको वापस, जो रिवर क्रॉस करके वो आ चुकी थी। सीबिया हंग बैक, शी वुड जस्ट ड्वेडल अ बिट and run and see if the little clay cups were still there in the cave waiting to be painted and used. सीबिया स्किप कर जाती है, वहाँ पे रुक जाती है ये देखने के लिए कि जो उसने क्ले बनाए हैं वो पूरी तरह सूख चुके हैं या नहीं, उसको पेंट करने के लिए रेडी है या नहीं यूज़ करने के लिए। तो वापस वो केवलेट्स, मतलब छोटे छोटे जो केवलेट्स बने होते हैं होल्स टाइप के, तो वहाँ पे रुक जाती है वो। आगे ऑल्दो द वुमेन वर नाउ
tired and loaded, they still talked. Those in front yelled to those behind. They crossed the river safely and disappeared up the track into the trees on the other side. Even their voices died away. All the women were now tired. Yes, of course they will be tired. Why? Because they had to work a lot. They had to work for a long time, and now they were loaded also. उनके पास एक लोड है कैरी करने के लिए. फिर भी वो बात करती हैं. और आपको पता है बात क्यों करती हैं? क्योंकि वो नॉइज़ करती हैं. नॉइज़ से क्रोकोडाइल या बाकी कोई जंगली जानवर नहीं आएंगे. तो दोस्त इन फ्रंट जो आगे चल रही हैं वो पीछे वालों को येल करके बुलाती हैं, बात करती हैं. राइट, कुछ इस तरीके से वो लाइन बनाती हैं. तो चिल्लाते हुए जाती हैं एक दूसरे को, और धीरे धीरे वो डिसअपियर हो जाती हैं. इवन उनकी आवाज़ भी फेड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है. सो साइलेंस फेल पूरी तरीके से. सीबिया केम डाउन अलोन टू द स्टेपिंग स्टोन्स. अब वो सीबिया अकेले ही स्टेपिंग स्टोन्स पे आती है. उनके द लाइट ऑफ इवनिंग वॉज स्ट्राइकिंग अप द gorge pink into the ultraviolet shadows. Now that the sun was off it, the water poured almost invisible among the stones with no reflection to show where it began. अब लाइट काफ़ी हद तक डार्क हो चुकी है. इवनिंग हो चुका है, सनसेट हो चुका है. तो जो एटमॉस्फेयर है वो गॉर्ज पिंक कलर का हो गया. अल्ट्रावायलेट शैडोज़ बन रहे हैं. अब सन भी लगभग ऑफ हो चुका है. अब जहाँ से पानी स्टार्ट होता है, यानी वाटर का जो सोर्स स्टार्ट होता है, वो लगभग इनविजिबल है. स्टोन्स में कोई रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है कहाँ से वाटर स्टार्ट है. Sylvia stepped onto the first stone. She was heavily weighted, her muscles stretched and aching. The hayfork squeaked in the packed dry grass and dug into her collarbone, so close under the skin, in spite of the sari bunched up to make a pad. अब पहले ये देख लेते हैं कि साड़ी का एक बंच बना हुआ है जिसके कॉलर बोन पे लगा हुआ पैड बना के, ताकि वो सिकल और हे फोर्क को अपने नेक यानी गर्दन में लगा सके, कॉलर बोन से लटका सके. और वो काफ़ी हैवीली वेटेड है, काफ़ी उसके मसल में स्ट्रेच भी हो रहा है, दर्द भी हो रहा है. ठीक है, हे फोर्क की आवाज़ भी कर रही है वो. और जो ड्राई ग्रास है उसने लग रखा है. डग इन टू हर कॉलर बोन्स का मतलब होता है कि अपने कॉलर बोन में उसने उसको लटका रखा है, अपने सिकल और हे फोर्क को. ठीक है, आगे व्हेन शी वाज हाफ वे ओवर शी पुट हर लोड डाउन ऑन अ बिग बोल्डर टू रेस्ट एंड लीड ब्रीदिंग ऑन द फोर्क. अब वो आधी दूर पे जाती है, वहाँ पे हाफ वे में अपने लोड को नीचे रखती है एक बोल्डर पे, मतलब एक बड़ी स्टोन पे वहाँ रेस्ट करती है. और जो फोर्क ले रखी है वो लंबा सा, उस फोर्क के ऊपर लीन होकर के वो सांस लेती है, मतलब थोड़ा सा रेस्ट करती है. ऑल द सेम मोमेंट अ गुजर वुमन केम डाउन विद 2 burras to the water on the other side in order to get good clean water which would quickly fill both burras to the top without sand. She walked on to the stepping stones. और उसी समय एक गुजर वुमन, उसी गुजर इंकैम्पमेंट जो नोमैडिक्स थे वहाँ से एक लेडी आती है. वो 2 घोड़ास को यानी 2 पिचर्स को लेके आती है वेसल को पानी भरने के लिए. दूसरी साइड में वो इस साइड है आधा वे हाफ वे में, और जो गुजर वुमेन है वो नदी की दूसरी तरफ है. ठीक है, और वो क्लीन वाटर लेने के लिए आती है, इसलिए वो थोड़ा सा आगे जाती है. शी वॉकड ऑन टू द स्टेपिंग स्टोन. वो स्टेपिंग स्टोन पे वॉक करने के आगे जाती है. इस टाइप से वो घोड़ास में पानी ले रही है जो नोमैडिक है. ठीक है, so she was within a yard of the crocodile when he lunged at her. तो लगभग सिर्फ 1 yard की दूरी पे थी क्रोकोडाइल से. उसने देखा नहीं क्रोकोडाइल को, और क्रोकोडाइल ने उसके ऊपर अटैक कर दिया. ठीक है, अब आउट ऑफ द डार्कलिंग वाटर हीव्ड द ग्रेट रेप्टाइल, वाटर स्लशिंग ऑफ हिम, हिज लिविड jaws yawning and all his teeth flashing as he slashed at her leg. अब वो डार्क वाटर से अचानक हीव करते हुए रेप्टाइल निकलता है, और वो वाटर में स्लश करते हुए टैप करते हुए बहुत लिविड मीन्स वेरी एंग्री, जॉज को यॉन करते हुए उसने उसके टीथ को फ्लैश कर लिया यानी पकड़ लिया, और उसके लेग पे यानी उसके पैर के पास उसके पूरी तरीके उसको स्लैश कर दिया यानी काट लिया है, पकड़ लिया है, जकड़ लिया है. सो द वुमन स्क्रीम्ड, dropped both brass pot with a clatter on the boulder, from whence they bounced to the water, and Sylvia saw them bob away in the current. Oh, the 2 good vessels gone. अब
ऑफ कोर्स जैसे ही वो रेप्टाइल उस घड़ियाल ने उस क्रोकोडाइल ने उसको स्लैश किया, तुरंत वो स्क्रीम करती है, चिल्लाती है, उसके हाथ से वो दोनों घड़े छूट जाते हैं, ठीक है, और वो घड़े बोल्डर पे पड़ते हैं तो प्लैटर की आवाज़ आती है, ठीक है, वो बाउंस करके वाटर में चले जाते हैं। तो सीविया उनको देखती है, वो बॉब अवे, वो करंट में जो है डूबने लगते हैं, और वो ये कहती भी है ओह द 2 गुड वेसल्स गॉन, दोनों वेसल्स चले जाते हैं, वो देखती हैं। आगे द गुजर वुमन रिकॉइल्ड फ्रॉम द क्रोकोडाइल बट हिज जॉज closed on her leg at the same moment as she slipped and fell on the bone breaking stone and clutched one है यहाँ पे one of the timber logs to save herself। तो गुजर वुमन क्या करती है कि वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका जो जॉ है वो काफ़ी स्ट्रांगली उसके लेग को पकड़े हुआ है। उसी समय वो स्लिप कर जाती है और बोन ब्रेकिंग स्टोन पे, यानी ऐसे स्टोन पे गिरती है जिसमें बोन टूट सकता है, लेकिन वो एक टिम्बर को पकड़ लेती है, ठीक है, जो लॉग से अपने आप को, जो लॉग में बिल्कुल स्टक है, अपने आप को बचाने के लिए, टू सेव हरसेल्फ। फिर द लॉग जैम्ड बिटवीन 2 boulders with the woman clinging to it and screaming while the crocodile pulled on her leg, thrashing his mighty tail bang bang to and fro in great smacking flails as he tried to drag her free and carry her off down into the deeps of the pools, blood spread everywhere। अब वो जो लॉग है वो पूरी तरीके से वो 2 boulders के बीच में जाम है, स्टक है, तो वुमन जो है उसको पकड़ी हुई है, स्क्रीम करती है, बट क्रोकोडाइल उसको खींच रहा है उसके पैर से, थ्रेसिंग हिज माइट टेल, अपने माइटी टेल, अपने पावरफुल टेल को बैंग बैंग उसमें स्लश कर रहा है, स्प्लैश कर रहा है वाटर में, टू एंड फ्रो मोशन में, ग्रेट स्मैकिंग फ्लेल्स एज ही ट्राई टू ड्रैग, और जैसे उसने ड्रैग करने की कोशिश की फ्री करने के लिए, तब तक वो कैरी हर ऑफ डाउन इनटू द डीप्स ऑफ पूल्स। जब वो डीप्स ऑफ पूल में उसको कैरी करने की कोशिश करता है तो वो क्या होता है, ब्लड स्प्रेड एवरीवेयर, ब्लड चारों तरफ फैल जाता है। कुछ इस तरीके का पिक्चर हमने लगाया है, देखिए कहीं से मैनेज किया है। सीविया स्प्रैंग का मतलब होता है टू मूव क्विकली, बहुत तेज़ी से वहाँ से देखती है, वो समझ जाती है कि कोई खतरे में है। फ्रॉम बोल्डर टू बोल्डर शी केम लीपिंग लाइक अ रॉक गोट, समटाइम्स इट हैड seemed difficult to cross these stones, especially the big gap in the middle where the river coursed through like bulge of glass. But now she came on wings, choosing her footing in mid-air without even thinking about it, and in one moment she was beside the shrieking woman. अब वो तुरंत वहाँ से दौड़ती है, क्विकली वहाँ से मूव होती है, बोल्डर टू बोल्डर, यानी वो स्टोन टू स्टोन, वो इस तरीके से भागते हुए जैसे कि भागती हुई ऐसे आती जैसे रॉक पर भागने वाली गोट हो। और कभी कभी तो इतना डिफ़िकल्ट होता है उसको चलना, क्यों, क्योंकि वो लगभग ऐसा उसके दोनों स्टोन, दो स्टोन के बीच में काफ़ी गैप होता है, तो वहाँ पे भी वो, और कभी कभी वो बिल्कुल बल्ज ऑफ ग्लास होता है, ग्लास जैसे चुभते हैं उस टाइप के ग्लास होते हैं, और वो बेयर फुट भी है, लेकिन फिर भी वो उस बिना परवाह किए वो ऐसा लगता है जैसे विंग्स पे आ रही है, विंग्स बहुत ही तेज़ी से वो आती है, ठीक है। एंड चूजिंग हर फूटिंग इन मिड एयर विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट इट, वो इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही है कि बीच में कहीं वो गिर जाएगी, बट वो भागती है। एंड एक ही मोमेंट में वो श्रीकिंग वुमन, यानी वो गुजर वुमन के पास आती है जो स्क्रीम कर रही होती है, ठीक है। सो इन द बॉइलिंग ब्लडी वाटर द फेस ऑफ द क्रोकोडाइल फास्टेंड राउंड हर लेग was tugging to and fro and smiling. His eyes rolled onto Sylvia. One slap of tail could kill her. He struck up shot the water 20 feet and fell like a silver chain. अब देखिए उस बॉइलिंग ब्लडी वाटर का मतलब जो ब्लड निकल रहा था, स्प्रेड हो रहा था, वहाँ पे क्रोकोडाइल का फेस था, और उसने जो है उसके लेडी के लेग के को पूरी तरीके से जकड़ लिया था, फास्टेड कर चुका था, और वो अपने उसको टग कर रहा था, टू एंड फ्रो एंड स्माइलिंग एक्चुअली क्रोकोडाइल स्माइल तो नहीं करते, बट उनका फेस अगर आप ध्यान से देखो तो स्माइलिंग लगता है, इसीलिए वहाँ पे पहले भी आया था बोनी स्माइल। सो हिज आइज रोल्ड ऑन टू सीविया, अब वो क्रोकोडाइल ने सीविया को भी देख लिया है, और ये भी बात सही है कि उसका एक स्लैप टील का अगर पूछ हिला के अगर मार देता है तो तुरंत वो मर जाएगी, है ना, बट उसने स्ट्रक किया, अप शॉट द वाटर, शॉट वाटर में उसने स्ट्रक किया अपने टेल को 20 फीट, लगभग 20 फीट तक
पानी जो ऊपर आया उसका सिल्वर चेन बन के पानी का एक सीट बन जाती है। सो अगेन फिर करती है, वो करता है क्रोकोडाइल, द रॉक जम्प्ड अंडर द ब्लो, जिस रॉक पे वो करता है वो पूरी तरीके से जंप हो जाता है। बट इन द डेली हेरोइज्म ऑफ द जंगल एज कॉमन एज थॉर्न ट्री, सीबिया डिड नॉट हेजिटेट। लेकिन ये जो वाकया था, उसके सामने क्रोकोडाइल उस गुजर बगर को मार रहा था, काट रहा था, उसके लिए वो एक डेली हीरोइज्म था। मतलब लग रहा था कॉमन चीज़ है ये, ऐसे बिल्कुल जैसे किसी थॉर्नी ट्री से सीबिया नहीं घबराती थी, बिल्कुल उससे भी नहीं घबराई, बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं किया। तो उसने क्या किया, शी एम्ड एट द रेप्टाइल्स आइज, उसने रेप्टाइल की आंखों पे बिल्कुल एम किया, बिल्कुल इस तरीके से, ये देखिए उसकी आंखों पे अपने हे फोर्क से। सो विद ऑल द फोर्स ऑफ हर लिटिल बॉडी शी ड्रोव द हे फोर्क एट द आइज एंड वन prong went in right in while its pair scratched past on the horny cheek। तो जैसे ही उसने इसको उसके आइज में मारा, उसे ड्राइव किया, उसके आँख में मार दिया, तो उसका एक जो हिस्सा था प्रॉन्ग था बिल्कुल उसकी आँख में चला गया और दूसरा पैर उसके हॉर्नी चीक को स्क्रैच कर दिया, यानी उसके ऊपर स्क्रैचेस लगे। ठीक है। सो द क्रोकोडाइल reared up in convulsion till half his lizard body was out of the river and tail and nose nearly meeting over his stony back. Then he crashed back, exploding the water, and in an uproar of bloody foam he disappeared। बहुत ही सही जगह पे, क्योंकि नोरा बर्क ने बताया था वो सिर्फ 2 ही जगह आप उसको मार सकते थे, उसकी आंखों में या फिर नीचे साइड में जहाँ पे येलो ही वाइट हिस्सा है, वही जगह आपको अलाउ करता है मारने के लिए, बाकी तो वो बुलेट प्रूफ टाइप का है, बिल्कुल आर्मर्ड, राइट। तो क्रोकोडाइल की आंखों में चोट लगने के बाद वो कन्वर्जन में वापस जाता है, पीछे का मूवमेंट लेता है। ठीक है। टिल हाफ इस लिजार्ड बॉडी वॉज आउट ऑफ रिवर, और उसका लगभग आधा बॉडी रिवर के ऊपर था। बाद में उसका टेल और उसका नोज लगभग मिल रहा था एक दूसरे से, जैसे बीच में मिलाते हैं, अक्सर आपने लिजर्ड को देखा होगा। सो देन ही क्रैश्ड बैक, और वो वापस जाता है वाटर में एक्सप्लोड करते हुए, बिल्कुल अप्रोर यानी तेज़ी से आवाज़ के साथ, अब वो ब्लडी फॉर्म में डिसअपियर हो जाता है, यानी गायब हो जाता है। ही वुड डाई, नॉट येट बट प्रेजेंटली, दो हिज डेथ वुड नॉट बी नोन फॉर डेज, not till his stomach blown with gas floated him, then perhaps he would be found upside down among the logs at the timber boom with pus in his eyes। आगे कह रहे हैं कि वो मरेगा, he would die, मर तो जाएगा, अभी नहीं हो सकता है लेकिन थोड़ी देर बाद, और हो सकता है उसकी डेथ पता भी न चले, लेकिन उसका नॉट टिल हिज स्टमक, अपने स्टमक से तो नहीं, बट वो पूरी तरीके से उसके अंदर भर जाएगा और वो ब्लोटेड हो जाएगा। ब्लोटेड एनिमल का मतलब होता है जो गैस भर जाता है, डेड एनिमल्स स्कार कैसेस होते हैं, तो वो फ्लोट करता है रिवर पे, तो हो सकता है कि उसका जो अपसाइड डाउन हो जाए। अपसाइड डाउन का मतलब अक्सर क्रोकोडाइल या लिजर्ड ये सब मर जाते हैं तो उनका डाउन साइड अप और अपसाइड डाउन हो जाता है अमंग द लॉग्स एट द टिम्बर बूम, जहाँ पे तमाम टिम्बर्स हैं, उसके झाड़ियाँ हैं, और उसके आइज में भी पस देखने को मिलेगा, मतलब ही वुड बी डेड इन सम टाइम। So Sylvia got her arms around the fainting woman and somehow dragged her from the water. She stopped her wounds with sand and bound them with rag and held her home to the Gujar encampment, where the men made a litter to carry her to someone for treatment। तो ये है पहला पिक्चर है जहाँ पे उसको सीबिया उसको हेल्प कर रही है फेंटिंग वुमन को, समहाउ वो ड्रैग करके उसको वाटर के बाहर निकालती है, उसके बाद उसका वुंड को स्टॉप करती है, वहाँ पे उसको बाउंड करती है, कुछ बैंडेज उसके पास रैग्स हैं उससे कर सकती है, फिर वो वापस लेके जाती है उसके गुजर एनकैम्पमेंट में, जहाँ पे उसके लोग उस गुजर वुमन को एक लेटर बनाते हैं। लेटर का मतलब होता है इट्स अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर वेयर पीपल कैरी पेशेंट को कैरी करके वो ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं, राइट। अब वो वापस जाएगी। देन सीबिया वेंट बैक फॉर हर ग्रास एंड सिकल एंड हे फोर्क, उसने अपने घास के गट्ठर, सिकल और हे फोर्क वहीं छोड़ रखा है, तो उसको लेने के लिए जाती है। द फोर्क वॉज लाइंग इन द रिवर, नॉट कैरिड अवे लकली, एंड एज शी वेंट टू पिक इट अप आउट ऑफ द वाटर शी सॉ द ब्लू बीड। अब जैसे ही लकली फॉर्चुनेटली उसका जो फोर्क है वो वहीं पे है, ज़्यादा दूर नहीं गया है, और ज़्यादा दूर नहीं गया है, और वो सी वेंट टू पिक अप, उसको
झुकती है निकालने के लिए किसको, अपने हेयर फॉल को वाटर से, लेकिन वो क्या देखती है, वहाँ पे एक ब्लू बीड है। इस तरीके से पानी में हेयर फॉल पड़ा हुआ है और ब्लू बीड उसको दिखाई देता है अंदर ही। सो नॉट ब्लू नाउ विद द सन नियरली गॉन बट नो कलर वाइट ब्लू एंड इट्स शेप वॉबलिंग in the movement of the stream. She raised her arm down into a yard of the cold silk water to get it, missing it first of all because of refraction. वो बहुत ज़्यादा ब्लू तो नहीं है क्योंकि लगभग सन जा चुका है, बट अभी तो उसमें कोई कलर नहीं दिख रहा है, वाइट ब्लू टाइप का है और उसका शेप वॉबल कर रहा है। वॉबल का मतलब होता है अगर कोई चीज़ पानी के अंदर है और पानी के ऊपर अगर लहर चल रही है तो उसका जो इमेज है वो शिविर कर रहा होता है, थोड़ा सा हिल रहा होता है, उसको वॉबलिंग कहते हैं। और पहले तो वो पहुंचने की कोशिश करती है, उसको उठाने की कोशिश करती है एक यार्ड में, लेकिन कोल्ड सिल्क वाटर में, लेकिन वो मिस कर देती है क्योंकि वहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है। फाइनली उसको मिल जाता है। देन देयर इट ले इन हर वेट पाम परफेक्ट इवन पेयर्स रेडी फॉर यूज विथ द सनसेट शफल्ड अबाउट साइड इट लाइक गोल्ड डस्ट ऑल हर हार्ट वेंट अप इन फ्लेम ऑफ जॉय। अब वो उसके हाथ में था, बिल्कुल ये जैसे फ़ोटो में आप देख सकते हैं पिक्चर में, उसके हाथ में था और वो बहुत खुश है क्योंकि वो पूरी तरीके से पियर्स्ड है, रेडी है। वो अब थ्रेड में डाल करके उसको यूज़ कर सकती है। ठीक है, सनसेट पूरी तरीके से जा चुका है और लगभग गोल्ड डस्ट कलर हो चुका है एटमॉस्फेयर में और उसका हार्ट पूरी तरीके से हैप्पीनेस से भर गया है। आफ्टर अ बिट ट्विस्टेड इट इनटू द टॉप ऑफ हर स्कर्ट अगेंस्ट हर टमी so she would know if it burst through the poor cloth and fell. अब उसने अपने स्कर्ट के आगे बिल्कुल टमी के पास उसको रख लिया है उस बीट को, ताकि जब कभी भी ये गिरे उसको पता चल सके कि वो गिर गया है। तो मतलब केयरफुली उसने उसको अपने टमी के पास अपने स्कर्ट में रख लिया है। Then she picked up her fork and sickle and the heavy grass and set off home. I what a day. उसके बाद वो अपना फोर्क उठाती है, सिकल उठाती है, हैवी ग्रास लोड उठाती है और गाते हुए घर को चली जाती है कि वाह कितना अच्छा दिन था आज। ओके, हर बेयर फीट स्मच्ड आउट द wriggle mark of snake in the dust. There was a thin singing of malaria mosquitoes among the trees now, and his track was much used at night by Moros called Magna elephant, the tuskless one. But Sylvia was not thinking of any of them. The stars came out, she noticed. So, bare feet तो थी ही, वो कुछ पहनी नहीं है, तो वो क्या कर रही है, एक पैटर्न बना रही है। रिगल जैसे स्नेक चलते हैं तो चलने के बाद एक मार्क बन जाता है, वैसे अपने पैर से बनाते हुए जा रही है डस्ट में। और वहाँ पे मलेरिया के कुछ मॉस्किटोज हैं जो गाना गाते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है, मतलब आवाज़ कर रहे हैं अमंग द ट्रीज। नाउ अब वो जो ट्रैक यूज़ कर रही है नाइट में, वो अक्सर मोरोस ओल्ड मकना एलिफेंट जो टस्कलेस होते हैं, एशियन एलिफेंट होते हैं, एशिया के एलिफेंट जो टस्कलेस होते हैं, वो मोरोस मतलब काफ़ी बैड टेम्पर्ड होते हैं। ठीक है, वन बट सीविया वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ एनी ऑफ देम। इन सब चीज़ का ख्याल सीविया को नहीं है, वो किसी दूसरे दिन में है। और स्टार्स भी अब आ रहे हैं, उसने नोटिस किया कि अब स्टार्स भी आ रहे हैं। ऑन द वे बैक शी मेट हर मदर आउट ऑफ ब्रेथ कम टू लुक फॉर हर एंड स्कोल्डिंग। जब वो जाती है वापस अपनी माँ से मिलती है, उसकी माँ बिल्कुल आउट ऑफ ब्रेथ है, मतलब वो उसको स्कोल्डिंग मिलती है, वो डांट खाती है। आई डिड नॉट सी टिल आई वॉज होम दैट यू वर नॉट देयर। आई थॉट समथिंग मस्ट हैव हैपेंड टू यू। सो इट वॉज स्पोकन बाई हर मदर। कहते हैं कि मैंने तुम्हें बिल्कुल नहीं देखा, घर वापस आते समय रास्ते में तुम कहीं भी नहीं दिखी, मुझे लगा कि तुम्हारे साथ कुछ घटना न घटी हो। राइट, एंड सीविया bursting with her story cried, something did, I found a blue bead for my necklace, look। और सीविया फिर अपनी स्टोरी बताते हुए अचानक वो एक्साइटमेंट में यही कहती है कि आज कुछ तो हुआ और मुझे क्या मिला, ये उसको दिखाती है अपनी माँ को कि नेकलेस के लिए उसको ब्लू बीड मिल गया। इस तरीके से स्टोरी ख़त्म होता है। काफ़ी लंबी स्टोरी थी और एक ही वीडियो में हो गया। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और वीडियोस के लिए आपके सजेशंस चाहिए होंगे हमें, तब के लिए थैंक यू वेरी मच।